दोस्तों, कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या अब भी कोई पेपर लीक नहीं होगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात होगी। फिलहाल प्रहलाद जोशी जी को एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया, जिनके पास ऑलरेडी 2 बड़े पोर्टफोलियोज हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पेपर लीक होते क्यों हैं? आइए इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। वैसे पिछले 4 साल से हम पेपर लीक पर लगातार वीडियोस बना रहे हैं, एक और बना देते हैं। खैर, ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सीजेपी के शोर के बीच वो बातें भटक कर तो नहीं रह गई जो स्टूडेंट्स के असली मुद्दे थे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने का सबसे पहला और मेन रीजन ही यही था कि लगातार पेपर लीक हो रहे थे। लेकिन क्या सिर्फ एक मंत्री को हटा देने से समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी? क्योंकि इसी बीच पंजाब में भी एक पेपर के दौरान धांधली हुई। आपने केस बड़ा सुना होगा। केरलम में भी हुई, झारखंड में भी हुई, कर्नाटक में भी हुई। अब इन सारे राज्यों में धर्मेंद्र प्रधान की पार्टी की सरकारें तो है नहीं, और न ही प्रधान उनकी शिक्षा व्यवस्था को देखते थे। फिर वहां पेपर लीक और एग्जाम्स में धांधली क्यों हुई? धर्मेंद्र प्रधान की जगह वहां कोई और मंत्री या अधिकारी बैठा था, फिर भी वहां पेपर लीक की घटनाएं हुई। इससे एक बात तो साफ होती कि समस्या किसी एक आदमी से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में है। एक आदमी का इस्तीफा आपको कुछ दिन के लिए शांति जरूर दे सकता है, हो सकता है कुछ लोगों के ईगो को भी बूस्ट दे दे और सरकार के ईगो को भी रियलिटी चेक दे दे, लेकिन इससे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का हल तो नहीं हुआ ना। ये कोई परमानेंट समाधान नहीं है, इसके लिए सिस्टम बदलना होगा। और इसमें सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आखिर पेपर लीक होते कैसे हैं। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सीधा और सरल नियम है, जहां किसी चीज की डिमांड होगी वहां उस चीज की सप्लाई भी की जाएगी। पेपर लीक का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यही डिमांड है। हर कोई चाहता है कि उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर पहले मिल जाए ताकि उसकी सरकारी नौकरी या किसी बड़े कॉलेज में सीट पक्की हो सके। अब इस डिमांड के पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहला तो है पैसे वाले पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का अपना लालच। एक स्टूडेंट जो खुद पढ़ाई कर रहा है और अभी कुछ कमा नहीं रहा है, वो पेपर खरीदने के लिए लाखों रुपए अकेले कहां से लाएगा? जाहिर है वो पैसे नहीं दे सकता, तो वो पैसे देता कौन है? उनके पेरेंट्स, क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं। जब हम सोचते हैं कि पेपर कौन खरीदता है तो हमें लगता है कि स्टूडेंट्स खरीदते हैं, पर सच्चाई ये है कि वो पेरेंट्स होते हैं जो पैसे देकर पेपर खरीदने को तैयार रहते हैं। यहीं से उस डिमांड का पहला पार्ट शुरू होता है। सबको अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में भेजना होता है। इसके लिए कुछ पेरेंट्स अपने रसूख और पहुंच का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें पेरेंट्स ही दोषी हैं या मैं हर पेरेंट्स को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं ना। मेरा सिंपल सा कहना है कि भाई अगर कोई पेपर मांग नहीं रहा तो ये दलाल बेच किसको रहे? बताइए। मेरा सिंपल सा कहना है कि भाई अगर कोई पेपर मांग नहीं रहा है तो ये दलाल पेपर बेच किसको रहे हैं? बताइए। बात तो सही है। दूसरा कारण है जो शायद आप में से कई सारे लोग अग्री भी करेंगे लेकिन कई सारे लोग शायद न करें, वो है आरक्षण यानी रिजर्वेशन। हमारे देश में सरकारी नौकरियां और एजुकेशन सिस्टम में लगभग 50% सीटें रिजर्व होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाकी बचे 50% हिस्से के लिए पूरे देश के स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही भयानक और इंटेंस कंपटीशन चलता है। हर स्टूडेंट उन बची हुई 50% सीटों में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इसी 50% के कंपटीशन में सबसे आगे निकलने की होड़ में पेपर लीक की डिमांड पैदा होती है। हर माता पिता अपने बच्चे का फ्यूचर सुरक्षित देखना चाहता है। जब उन्हें लगता है कि इतनी कम सीटों पर उसके बच्चे का सिलेक्शन शायद न हो, तो जो माता पिता पैसे वाले होते हैं या जो लाखों रुपए का जुगाड़ कर सकते हैं, वो अपने बच्चों के लिए शॉर्टकट खोजते हैं। वे ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो उन्हें परीक्षा से पहले पेपर दे सके। परिवार वाले ही वो पैसा देते हैं ताकि उनके बच्चे को पेपर मिल पाए। जब तक सोसाइटी में पैसे देकर नौकरी या सीट खरीदने का दौर जिंदा रहेगा, तब तक पेपर लीक की ये डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। डिमांड नहीं खत्म होगी तो सप्लाई भी नहीं खत्म होगी। सीधी सी बात है। अब सवाल यह है कि इस डिमांड को पूरा कौन करता है? यहीं पर आता है एजुकेशन माफिया। जैसा कि हमने आपको बताया, जहां डिमांड होगी वहां सप्लाई करने वाले भी आ जाएंगे। स्टूडेंट्स और उनके माता पिता की इसी अवैध डिमांड को पूरा करने के लिए जन्म होता है शिक्षा माफिया का, जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आड़ में तो कभी किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की आड़ में उस पेपर का जुगाड़ करवाते हैं। अब ये कोई एक इंसान नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है। इस गिरोह में कई तरह के लोग शामिल हो सकते हैं। आज एजुकेशन कोई सर्विस नहीं रह गई है, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है। आप देश के अलग अलग राज्यों जैसे झारखंड की केस स्टडीज उठाकर देख लीजिए, आपको हर जगह कोई ना कोई एजुकेशन माफिया ही इसका मास्टरमाइंड मिलेगा। अब ये माफिया होते कौन है वो भी जान लेते हैं। अक्सर ये लोग बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले, प्रिंटिंग प्रेस जहां पेपर छपते हैं उनसे जुड़े लोग, या एग्जाम्स ऑर्गेनाइज कराने वाली प्राइवेट एजेंसियों के लोग होते हैं। नीट का भी पेपर एक प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था, ऐसा बताया जाता है, जिसके बाद पेपर को ऑनलाइन किया गया। अब सवाल यह है कि ये काम होता कैसे? जब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये दावा करता है कि उनके यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे पास होंगे, तो कई बार वे इस सक्सेस को पैसे से खरीदते हैं। कोई ना कोई कोचिंग वाला या कोई ना कोई प्रेस वाला इस पूरे रैकेट के अंदर शामिल होता है। वे सिस्टम की छोटी सी कमी का फायदा उठाते हैं, पेपर को एग्जाम से पहले ही बाहर निकालते हैं और उसे उन माता पिता और स्टूडेंट्स को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं जो इसकी डिमांड कर रहे थे।
अब क्योंकि बात नीट की चल रही है तो नीट के ही पिछले 2 पेपर लीक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसी साल वाले लीक की बात करते हैं। इस मामले में सीधे तौर पर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक और वहां पढ़ाने वाले टीचर शामिल पाए गए, जो एजुकेशन माफिया का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर में बने रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया। इसी मामले में पुणे के डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी के कोचिंग सेंटर के एक फिजिक्स के टीचर तेजस हर्षद कुमार शाह को भी गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट एग्जाम से पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स के लीक हुए क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराने वाले रैकेट का एक इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा थे। इसके बाद आते हैं नीट 2024 के पेपर पर, तो वहां भी यही धांधली हुई। एजुकेशन माफिया और ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक गिरोह, जिसे अक्सर सॉल्वर गैंग कहा जाता है, उनका एक और बड़ा एग्जाम्पल यूपी से सामने आया था। यूपी एसटीएफ नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मास्टरमाइंड रवि अत्री को गिरफ्तार की थी। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला ये आदमी उस सॉल्वर गैंग का हिस्सा था जिसने पूरे देश में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी को खतरे में डाल दिया था। ऐसे गैंग अक्सर कोचिंग सेंटर्स, प्रिंटिंग प्रेस या प्राइवेट एजेंसियों की कमियों का फायदा उठाकर एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन माफिया की तरह काम करते हैं। इसके अलावा रिसेंटली झारखंड का एक एग्जाम्पल सामने आया। झारखंड में हाल ही में भर्ती परीक्षाओं जैसे जेएसएससी सीजीएल में बड़े पैमाने पर इरेगुलरिटीज और धांधली सामने आई है, जिसने लाखों यंगस्टर्स के फ्यूचर को बुरी तरह प्रभावित किया है। जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा से ठीक पहले पुलिस ने एक बहुत बड़े सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़ किया और 166 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 159 एग्जाम देने वाले ही शामिल थे। पता चला कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के मास्टरमाइंड ने स्टूडेंट्स को नेपाल के एक होटल में ले जाकर परीक्षा से पहले ही पेपर और उसके आंसर्स रटवाए थे। इस धांधली में एग्जाम ऑर्गेनाइज कराने वाली प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसी के बड़े अधिकारी और यहां तक कि जेपीएससी की डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी शामिल पाई गई। इन लोगों ने ओएमआर शीट की स्कैनिंग और डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ की और अपने चहेते इनअप्रोप्रिएट लोगों को पास कराया। ऐसी केरल, जिसे अपनी बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए माना जाता है, वहां भी पीएससी परीक्षा में एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें टेक्नोलॉजी और सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया गया। केरल सिविल पुलिस अधिकारी कांस्टेबल के एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर एक एग्जाम सेंटर से वहां के एम्प्लॉइज यानी क्लास 4 स्टाफ की मदद से बाहर निकाला गया था। आरोपियों ने कैंपस के बाहर बैठकर आंसर्स तैयार किए और एग्जाम दे रहे अपने साथियों को सिम कार्ड वाली स्मार्ट वॉच पर एसएमएस के जरिए लगभग 80 आंसर्स भेजे। इस हाईटेक चीटिंग की मदद से आरोपियों ने पीएससी की रैंक लिस्ट में दूसरी और 28वीं रैंक तक हासिल कर ली थी। अब आप बताएं कि यहां गलती क्या सिर्फ सरकार की है या समाज भी इसके लिए दोषी है? हाँ, सरकार कहां गलत है, अब इस पर आते हैं, बात करते हैं। जिन अधिकारियों, कर्मचारियों और सिस्टम के लोगों की जिम्मेदारी पेपर को सेफ रखने और माफियाओं को रोकने की होती है, वो जब खुद ही बिक जाएं तो पेपर लीक होना तय है। जब सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही पेपर लीक करने वालों से मिल जाएं और चंद रुपयों के लिए लाखों मेहनती स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा दें, तो इसे ब्यूरोक्रेसी का फेलियर ही कहा जाएगा। इसके भी कई एग्जाम्पल्स हैं जहां सीधे सीधे सरकार का दोष आता है। इंडिया की हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ जब सिस्टम की रखवाली करने वाले ही ब्यूरोक्रेट्स ही करप्ट निकले। सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2021 का यूपी टीईटी पेपर लीक है। इस केस में यूपी एसटीएफ ने सीधे एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेक्रेटरी संजय उपाध्याय को अरेस्ट किया था। जो इंसान एग्जाम को सेफ और फेयर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार था, उसी ने पैसों के लालच में पेपर छापने का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी फ्रॉड और इनएक्सपीरियंस्ड कंपनी को दे दिया जिसके पास कोई सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी। दूसरा सबसे शॉकिंग मामला एमपी का कुख्यात व्यापम स्कैम है। साल 2013 में एक्सपोज हुए इस बड़े एजुकेशनल घोटाले में कोई बाहर का माफिया नहीं बल्कि व्यापम के तब के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर पंकज त्रिवेदी और प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा जैसे टॉप ऑफिशियल्स पकड़े गए थे। इन ब्यूरोक्रेट्स ने लाखों रुपए लेकर कंप्यूटर डेटाबेस और सर्वर्स के साथ ऐसी ट्यूनिंग और छेड़छाड़ की थी कि जेन्युइन कैंडिडेट्स की जगह पैसे देने वाले सॉल्वर्स एग्जाम दे सके। यह दिखाता है कि कैसे अंदर बैठे लोग पूरे सिस्टम को खोखला कर रहे थे। तीसरी बड़ी घटना बिहार की है, जहां 2022 में बीपीएससी का पेपर एग्जाम से पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लीक हो गया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर रंजीत कुमार रजक को गिरफ्तार किया गया। पता चला कि यह सीनियर पुलिस ऑफिसर ही सॉल्वर गैंग का मेन प्रोटेक्टर था और पेपर को एग्जाम सेंटर से साफ बाहर निकालकर माफियाओं तक पहुंचाने में इसी की अहम भूमिका थी। चलिए दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, नए एचआरडी मिनिस्टर भी आ चुके हैं। अब यहां से सीजेपी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, और उनसे लोग अब ये पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भैया क्या आप लोग पंजाब में भी आवाज़ उठाएंगे जो ये धांधली हुई है जिसकी खबरें आ रही हैं? क्या कर्नाटक में भी आवाज़ उठाई जाएगी? क्या और राज्यों में भी आवाज़ उठाई जाएगी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है? क्या वहां भी पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा, धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट होगा? इसका जवाब कोई सीधा सीधा तरीके से आया नहीं है, लेकिन जल्दी आ भी जाएगा। पर आपको क्या लगता है, यहाँ से क्या सिस्टम सुधर पाएगा? कॉमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देना। लेकिन एक चीज़ इसके बारे में
सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोग कंप्लेंट कर रहे हैं जो सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि जिन शरारती तत्वों ने सीजेपी प्रोटेस्ट को वायलेंट प्रोटेस्ट बनाया, हिंसा हुई, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए, और उसके ऊपर हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सरकार की ये मंजूरी कि भैया स्टूडेंट्स पर एफआईआर नहीं होगी, क्या ये सही कदम है? या फिर जिन लोगों ने सही में सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की, प्रोटेस्ट को सैबोटैज किया, हिंसा की, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, क्या उनकी शिनाख्त नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए? क्या उनको छोड़ देना चाहिए? या फिर नहीं, उनको पकड़कर सजा देकर ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए जिससे कि आगे जब भी कोई ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट हो, कोई ऐसा एलिमेंट आकर वहां पर गुंडागर्दी न करे, हिंसा न करे, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला न करे, क्योंकि अगर आज छोड़ दिया गया तो आगे वो हमला करके ये फिर से कहेगा कि भैया पिछली बार छोड़ा था, इस बार फिर से छोड़ दो। तो इस पर डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही है, इसके बारे में आगे डिटेल में जरूर बात करेंगे। और सीजेपी के इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए, बीजेपी के इस डिसीजन से जुड़े हुए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़े हुए बहुत सारे एलिमेंट्स पर हम लोग अपने पॉडकास्ट में जल्दी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पेशल गेस्ट हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट पे आने वाले हैं। इस मुद्दे और अलग अलग मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।